अपना सिंगिंग में, मॉडलिंग में और एक्टिंग में काफ़ी हाथ आजमाया जी। और पहले सॉन्ग में मैंने जो मॉडलिंग की थी वो था स्वर्गीय सुरजीत बिंद्रखिया जी का सॉन्ग था, लोका दाना दुद्ध विकदा तेरा विकदा जय कुरे पानी। सीरियल्स किए, एक जी पंजाबी से सीरियल आता था दाने अनार दे, तो उसमें एज मैंने मेन लीड पे एज अ हीरोइन काम किया। फिर उसके बाद एक सरहद नाटक था। एक लेडी के लिए किसी भी फील्ड में स्ट्रगल करना, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो लीगल फील्ड हो, चाहे वो कल्चरल फील्ड, किसी भी फील्ड में उस स्ट्रगल करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लड़कियां नाम लेके क्यों नहीं चल सकती, लड़कियों को सरनेम क्यों चेंज करना पड़ता है? ऐसा क्यों है कि जो मेरी बेटी है उसे अपने फादर का ही नाम लगाना है, वो मेरा नाम क्यों नहीं साथ में चला सकती? जीरो से शुरू किया, पहले काम नहीं था, काम ढूंढना मुश्किल था, पहचान बनानी मुश्किल थी। जब मेरे पास पहला केस आया तो एक मुंशी साहब ने मेरे क्लाइंट को बोला, अरे क्या तू जनानी के पास चला गया, बंदा वकील कर, जनानी वकील थोड़ी ना करते हैं। दिल्ली जाना, लेकिन कोई पैसा नहीं बनना, कोई सपोर्ट नहीं मिलनी, कोई केस नहीं मिलना। तो पहले शुरू शुरू में बातें भी सुनी कि ये तो आती है बैठ के चली जाती है, बस यही काम है। कोई भी फील्ड में आते हो, कोई लेडी सरवाइव करना शुरू करती है तो उसके करेक्टर पे बड़ी जल्दी बातें आनी शुरू हो जाती हैं। तो काम नहीं था शुरू में, काफ़ी चुनौतियाँ आई, एज अ जूनियर काम किया। आप मानोगे मैंने 50-50 रुपए के लिए टाइपिंग भी की। जेंडर बेसिस जो प्रॉब्लम्स हर फील्ड में होती है, मुझे भी काफ़ी फेस करने को मिली। अगर मैं लेडी हूँ तो मैं कोई बहस कर रही हूँ तो बंदे भी इन बातों को देखते हो कि ये बंदा है कि जनानी है। थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए कि वो जो जज बैठी है ना, वो जेंडर के बेस पे नहीं बनी, वो अपनी दिमाग। चिट्टा कुक्कड़ बने रे थे, कासनी दुपट्टे वालिए, मुंडा आशिक तेरे थे, कासनी दुपट्टे वालिए, मुंडा सदके तेरे थे। उसमें भी आपको 36 बातें जजेस की भी सुननी पड़ती हैं, 100 बातें दिल पे भी लगती हैं, क्लाइंट भी कुछ बातें सुना जाते हैं, वहाँ भी काम करना। उन्होंने एक्सपीरियंस किया है जिंदगी को, लाइफ को। तो अगर मैं उनकी एडवाइस आज ना मानती, ना पढ़ती, तो पता नहीं मेरा क्या हो रहा होता। जो माँ बाप आपको एडवाइस कर रहे हैं, अगर उनके कहने पे चल लो ना, तो जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर आप उनकी बात सुनोगे, मानोगे। कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, आपका अच्छा चाहते हैं। उनकी बात सुनो और उनको फॉलो करो, बस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम जब भी किसी को किसी खास प्रोफेशन में देखते हैं तो हम कहते हैं वाह क्या बात है। लेकिन हम अक्सर ही भूल जाते हैं कि उस प्रोफेशन में पहुंचने के लिए या उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उस इंसान ने कौन सा सफ़र तय किया होगा और कौन सी मुश्किलों का सामना किया होगा। आज हम जिस शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उनको एडवोकेट के तौर पर हम सभी जानते हैं, लेकिन उनका सफ़र कैसा रहा एडवोकेट बनने तक का, ये जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी। सबसे पहले तो मैम ये बताइए, क्या आपने बचपन में ही सोच लिया था कि मैंने एडवोकेट बनना है, या बचपन में आपका कोई और सपना था? जी, बचपन में मेरा एक्चुअली जो ज़्यादा अट्रैक्शन था वो मेरा कल्चरल फील्ड से ज़्यादा अट्रैक्शन था।
मतलब जैसे बचपन से ही हम लोग मंदिर में फंक्शंस होते थे, तो मेरे पापा प्रधान थे मंदिर के। तो जैसे मंदिर में शिवरात्रि होनी या जन्माष्टमी होनी, तो वहाँ जाके हमने भजन गाने और वहाँ जाके जन्माष्टमी मनानी। तो कल्चरल फील्ड की तरफ मेरा पहले ज़्यादा ध्यान था। सोचा नहीं था कि कभी एडवोकेट बनना है, क्योंकि तब तो यही था कि शौक की नहीं, शौक है इसी को प्रोफेशन बनाना है। तो मैंने काफ़ी मतलब स्कूल कॉलेज टाइम में अपना सिंगिंग में, मॉडलिंग में और एक्टिंग में काफ़ी हाथ आजमाया। जी जी। तो मैम पहले ये बताइए कि आपने कहा है कि स्कूल टाइम पे आप कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, सिंगिंग में या ज़्यादा इंटरेस्ट था या आपका एक्टिंग में? जी, दोनों में। जैसे हाँ जी, मैंने शुरुआत मेरी जब मैं स्कूल में थी, तो मेरी स्कूल में टी सीरीज़ की तरफ से एक ऑडिशन हुआ जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई। तो सबसे पहले मुझे, मैं 10th क्लास में थी तब, तो कुछ पता ही नहीं था, ना मेरे पास कोई कपड़े थे ना कुछ। तो उन्होंने ही सारा वहाँ से मुझे स्कूल से ही लेके गए शूटिंग के लिए। और पहले सॉन्ग में मैंने जो मॉडलिंग की थी वो था स्वर्गीय सुरजीत बिंद्रखिया जी का सॉन्ग था, लोका दाना दुद्ध विकदा तेरा विकदा जय कुरे पानी। अच्छा, तो उस गीत में आप मॉडल थी? जी जी, उस समय आप 10th क्लास में 10th थी? क्लास में क्या थी। बात है! जी, तो 10th में गई थी मैं, और मुझे अब भी याद है कि मेरे टीचर्स साथ थे और मैंने वहाँ पे मतलब परफॉर्म किया था उस सॉन्ग में एज अ मॉडल फर्स्ट टाइम। तो कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस उस समय, क्योंकि सुरजीत बिंद्रखिया जी का नाम है, वो इतने बड़े पंजाबी गायक जो है वो रहे हैं, आज भी उनकी जो गीत हैं वो हमारे कानों में गूंजते हैं। कैसा था आपका अनुभव? बच्ची थी जी, तब कुछ इतना पता नहीं था, क्योंकि स्कूल में जो था गिद्धों की रानी जिसको बोलते हैं, तो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। तो टीचर्स को लग रहा था कि इसमें टैलेंट है। तो फर्स्ट टाइम सुरजीत जी से मिली, इतना कभी सुने नहीं थे पंजाबी गाने या कुछ हिंदी गाने, कुछ नहीं सुनते थे, क्योंकि ज़्यादा पेरेंट्स का यही जोर होता है कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो लेकिन एक टैलेंट जो था वो रुकने नहीं दे रहा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे लेके गए। और वो राजेश शर्मा जी थे जी, प्रोड्यूसर, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे, बेटे कोई बात नहीं, आप डरो मत, आपको जो करना है जैसे करना है आप फ्रीली करो। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि टीचर भी थे, वो प्राउड फील कर रहे थे कि हमारे स्कूल का स्टूडेंट है और उसकी सिलेक्शन हुई है। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। तो उसके बाद आपने कौन कौन सी ऐसे एल्बम या कौन कौन से गीतों में काम किया? जी, लकीली जो सॉन्ग था वो काफ़ी हिट हो गया। और जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी थे काफ़ी मुझे अप्रिशिएट करने लगे, अरे गीतू तू तो आ गई, तू तो सॉन्ग में आ गई, तू तो टीवी में तब टीवी में आना एक बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे लोगों ने आना शुरू कर दिया घर पे, तो कुछ सॉन्ग्स थे जैसे एक धर्मप्रीत जी का सॉन्ग था, इन्ना कदे भी नहीं रोया जिन्ना कल तेनू रोया सी मैं याद करके। मतलब उस सॉन्ग में उन्होंने उसी टीम ने मुझे दोबारा उसमें रिकास्ट किया। तो मैंने फिर वो सॉन्ग में मॉडलिंग की। फिर जो करमजीत अनमोल जी हैं, तेरे उजाड़े उजड़ गए नी सी बसदे बसदे, वो सॉन्ग में। तो इस तरह 2-3 सॉन्ग्स मैंने किए जिसमें काफ़ी मेरा नाम हुआ, मॉडलिंग में काफ़ी मतलब एक तरह फील्ड में मेरी पहचान बन गई कि हाँ ये लड़की काम कर रही है, अच्छा कर रही है जी। तो फिर आपका एक अच्छा बेस बनने लगा था मॉडलिंग की दुनिया में, तो फिर एडवोकेट कैसे बन गए? जी, उसके बाद जैसे फील्ड था तो शूटिंग्स वगैरह वो शुरू हो गई। तो पहले तो पेरेंट्स, मेरे मम्मी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, पापा मेरे पंजाब नेशनल बैंक में थे। तो उनको शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ कि ये क्या कर रही है, किस फील्ड में जा रही है। लेकिन मुझे शौक था, मैंने पापा को बोला कि नहीं पापा प्लीज़ मुझे करने दो, मेरा शौक है। तो पापा बोलते कि इसको प्रोफेशन नहीं लेना, कि शौक ठीक है, शौक रखो। लेकिन तब उस फील्ड को एक्चुअली थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि एक इज्जत की नज़र से, या माँ बाप सोच रहे थे कि ये क्या कर रही है, क्यों इसमें इसका कोई कैरियर नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो थोड़े वरिड थे वो, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन दी। तो मम्मी पापा साथ जाते थे कि चल ठीक है, शौक है तो शौक करो, लेकिन प्रोफेशन नहीं बनाना। तो फिर इसके बाद मैंने सीरियल्स किए। एक जी पंजाबी से सीरियल आता था, दाने अनार दे। तो उसमें एज मैंने मेन लीड पे एज अ हीरोइन काम किया। फिर उसके बाद एक सरहद नाटक था जी टीवी से जी। फिर उसके बाद तूता वाला खूह। तो इस तरह काफ़ी सीरियल्स भी मैंने किए, थिएटर किया मैंने जी। उसके बाद जैसे मेरा सिंगिंग में शौक था, जैसे बोलियाँ गानी, तो पम्मी बाई जी ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा आप गाओ, और म्यूज़िक सीखना शुरू किया। तो रंगीला जी की अकेडमी जाती थी, वहाँ शब्द गायन सीखती थी।
तो काफ़ी मतलब मैंने गुरुद्वारों में भी काफ़ी शब्द गान किया, मंदिर में भी शब्द गाए। तो फिर जैसे मुझे फोक का इंटरेस्ट था तो मैंने कल्चरल जो टैगोर थिएटर में जैसे फंक्शंस होते थे तो उसमें पंजाबी फोक गाना, तो इस तरह मैंने करना शुरू कर दिया। तो बस पापा कहते कि हो गया, बहुत शौक हो गया, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। तो एक्चुअली मेरे जो परदादा जी थे जम्मू में, तो वो वहाँ लीगल फील्ड में से थे। और जो मेरे दादाजी थे उन्होंने सारी उम्र जो है अमृतसर में प्रैक्टिस की थी, जगदीश चंद्र बाली। तो उसके बाद फादर को एक अफसोस था कि आगे कोई वकील बन नहीं पा रहा है, क्योंकि पापा बैंक में चले गए उस फील्ड में, और पापा के ब्रदर भी वो भी लीगल फील्ड से नहीं जुड़े। तो पापा को एक अफसोस था कि मेरा कोई बच्चा, मतलब उनकी तमन्ना थी कि कोई लॉ करे। तो बस शौकिया तौर पे पापा की तमन्ना को देखते हुए मैंने कहा ओके पापा ठीक है, आपकी तमन्ना, मैं लॉ करूँगी। लेकिन तब एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लॉ को लिया कि लॉ करनी है, वकील बनना है, लेकिन वो नहीं। लेकिन जैसे मैंने लॉ की, मैं लॉ फील्ड में आई, तब भी इतना कोई खास पता नहीं था शुरू शुरू में। देखिए लॉ फील्ड ऐसा है कि जिसमें 2-3 साल बच्चे के लिए बहुत स्ट्रगल है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप आए और आप वकील बन गए। सिर्फ डिग्री लेना वकालत नहीं है, वकालत के लिए प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, बहुत कुछ आपकी पहचान चाहिए। तो जैसे फील्ड में आई तो 2-3 साल काफ़ी बातें सुनी, धक्के खाए, बैठने के लिए जगह नहीं मिली। तो धीरे 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 जैसे जगह भी बनाई। तो उस दिन जिस दिन मैंने, मुझे मोहाली कोर्ट में जब 3 फेस में शेडों के नीचे कोर्ट बनी होती थी, वहाँ पे मेरा टेबल लगा और वहाँ पे 2 कुर्सियाँ लगी। फर्स्ट टाइम मैंने अपने पापा मम्मी, मेरे पापा मम्मी एक्चुअली ऐसे थे कि जैसे नॉर्मल सिविलियन होते हैं कि उनको कोर्ट से और पुलिस से बहुत डरने वाले थे। तो मैंने पापा को बोला नहीं पापा आप चलो चलो चलो। मेरे पापा, मुझे याद है कि बहुत डरते डरते कि मैं कोर्ट में आया हूँ, कोर्ट में आया हूँ। मैं पापा को लेके गई और मैंने फर्स्ट टाइम पापा को जब अपनी चेयर पे बिठाया, दैट वॉज प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मेरे पापा जो, ही वॉज लिटरली क्राइंग। और मेरी मम्मी ने चुप करवा रही थी, अरे आपका तो सपना पूरा हुआ, आप रो क्यों रहे हो। उस दिन मैंने सोच लिया था कि पापा आज से मेरी जर्नी शुरू है, आप इतने खुश हो तो मैं इस जर्नी को आगे लेके जाऊंगी और आपका ज़रूर नाम रोशन करूंगी। रीना जी मैं एक बात और बताना चाहती हूँ मेरे दिल में, क्योंकि जो बातें हैं मैं आपके ज़रिए पहुंचाना चाहती हूँ। रीना जी ये क्यों होता है कि एक लड़की जो है जब उसकी शादी होती है या आगे उम्र में जाती है तो वो अपना सरनेम चेंज क्यों करे, वो अपने फादर की पहचान क्यों छोड़े। तो हम जो थे, हम 2 बहनें थी पहले। तो मेरे फादर मदर को एक ये था पहले कि हाय हमारा जो नाम है वो खराब होगा या ख़त्म हो जाएगा हमारे साथ, हमारी 2 लड़कियां, ख़त्म हो जाएगा हमारे बाद नाम, कौन याद करेगा, कौन पिंडदान करेगा। तो फादर मदर ने मेरा जो भाई है उसको भी मतलब गोद लिया। तो हमने उसे, भाई को बच्चों की तरह पाला। लेकिन फिर भी पापा मम्मी को ये, पापा को कहीं ना कहीं खटकता रहता था कि मेरा नाम कैसे चलेगा। तो मैंने पापा को प्रॉमिस किया था कि पापा जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरा जो बाली नाम है, आपका दिया हुआ बाली नाम है, मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं, ये क्या होता है कि लड़के ही सिर्फ नाम लेके चले, लड़कियां नाम लेके क्यों नहीं चल सकती, लड़कियों को सरनेम क्यों चेंज करना पड़ता है। ऐसा क्यों है कि जो मेरी बेटी है उसे अपने फादर का ही नाम लगाना है, वो मेरा नाम क्यों नहीं साथ में चला सकती। कि अगर चलो मेरे फादर की तमन्ना थी कि हाँ मेरे बाद मेरा कौन नाम चलाएगा या कैसे चलाएगा, अगर मैं चला रही हूँ तो मेरे बाद मेरा बच्चा मेरा सरनेम क्यों चला नहीं सकता, है ना। तो इस बात को मैं काफ़ी सोचती हूँ और मैं सभी लड़कियों से यही गुजारिश करती हूँ कि जो फादर मदर की पहचान है, ठीक है मैरिज है, हस्बैंड है, उनका भी अपना हक है, आप शौक से तो कीजिए, लेकिन अपने फादर मदर के नाम को छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि लड़की को मरते दम तक उसी सरनेम से पहचाना चाहिए जिसमें उसने जन्म लिया है। जी, तो इसीलिए आप एडवोकेट गीतांजलि बाली हैं। जी मैं जी मरते दम तक बाली रहूंगी। जी, बहुत अच्छी बात है। जी मैम ये बताइए कि जब आप एडवोकेट बन गई तो फिर क्या सिंगिंग, मॉडलिंग, ये सारे जो शौक है आपने छोड़ दिए? जी बिल्कुल। फिर ऐसा था कि जब प्रोफेशन में आ गए तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। रीना जी लीगल फील्ड में बहुत स्ट्रगल है और मैंने सीखना शुरू किया। एक तरह आपकी किसी भी प्रोफेशन में
अगर आप आते हो तो उसकी एक आपकी रीस्टार्ट, आपका रीबर्थ होता है उसमें, तो आपको जीरो से शुरू करना है। आज भी जीरो हूँ, आज भी सीख रही हूँ, डेली सीखती हूँ। जब कोर्ट जाती हूँ तो रोज कुछ ना कुछ सीख के ही आती हूँ। तो जीरो से शुरू किया, पहले काम नहीं था, काम ढूंढना मुश्किल था, पहचान बनानी मुश्किल थी। पर थैंक्स टू माय कुलीग, थैंक्स टू गॉड, माय पेरेंट्स, कि धीरे धीरे मैंने काम सीखने में बड़ी रुचि थी। तो फ्री लीगल सर्विसेज की तरफ से मुझे चुना गया, पैनल की तरफ से। तो वहाँ से सेमिनार देने होते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अगर आपको कोई टॉपिक मिला है कि आपने सेमिनार देना है, किसके ऊपर देना है, कि राइट्स ऑफ वुमन, तो उस टॉपिक के ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया, कि उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, सारी सारी रात बैठना, उसको पढ़ना, नेक्स्ट डे उसका सेमिनार करना। तो नॉलेज गैदर होनी शुरू हो गई। अलग टॉपिक मिलता था, फिर उस टॉपिक के ऊपर मतलब धीरे 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 करते मेरी पहचान बननी शुरू हुई। मैंने केसेस शुरू किए और केसेस में इतनी मेहनत करनी कि मेरे आदरणीय एक बहुत रिस्पेक्टेड हमारे जस्टिस हैं, उनकी एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मुझे किसी ने ये बात बताई थी कि शुरू में मुझे ये होता था कि मैं केस कैसे बनाऊं, मैं कैसे करूं केसेस को। तो मुझे सर ने बोला कि मेरे फादर बोलते हैं कि सब कुछ बुक्स में है, सब कुछ किताबों में है, अगर कोई कुछ करना है तो किताबों में से पढ़ो। और मैंने वो बात बिठा ली दिमाग में कि हाँ, सब कुछ किताबों में ही है। वो दिन और आज का दिन मुझे आज भी याद है। मुझे पहला केस मिला जी, वो रेंट केस था, रेंट एक्ट का। और मैंने रेंट एक्ट रातों रात बैठ के सारा पढ़ के उसमें से एक एक क्लॉज उठा के वो पिटीशन ऐसी बनाई और वो जीत कर दिखाई। और आज भी मेरा यही रूटीन है कि अगर मुझे कोई काम मिलता है तो मैं उस काम को बड़ा सीरियसली लेती हूँ, सारी रात उस पर स्टडी करती हूँ, पूरा टाइम लगाती हूँ उस केस पे, और उस केस को 100% कोशिश करती हूँ जीतने की। लेकिन एज यू नो कि हार जीत जो है अलग ही रहती है। तो पूरा मतलब आज भी जो 90% मेरा सक्सेस रेट है, 10% जो फैक्ट्स पे भी केसेस के डिपेंड करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, ये बताइए कि अब दिल करता है कभी कभी के एडवोकेट बन गए, पापा का सपना भी पूरा कर लिया और इस प्रोफेशन में अपनी एक पहचान भी बना ली, कि क्या फिर से कभी मॉडलिंग करें या कुछ गीत गाएं? क्या ऐसा मन करता है अब भी? रीना जी, उम्र के साथ अब तो उम्र काफ़ी हो गई है। तो लेकिन मैं थैंक्स करूँगी हमारे जो बार के प्रधान हैं, श्री मनप्रीत सिंह चाहल जी। और वो मेरे भाई बने हुए हैं। मैं प्राउडली कहती हूँ कि ही इज़ माय ब्रदर। वो सच में मतलब एक लेडी के लिए किसी भी फील्ड में स्ट्रगल करना, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो लीगल फील्ड हो, चाहे वो कल्चरल फील्ड, किसी भी फील्ड में उस स्ट्रगल करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, दिल बहुत करता है कि आज भी शौक है कि हाँ, कुछ गाऊं, कुछ गुनगुनाऊं। तो मेरे जो ब्रदर बने हुए हैं मनप्रीत सिंह चाहल जी, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो कई बार बात भी होती है, तो जैसे कोई फंक्शन होता है तो वो मुझे मौका देते हैं कि तुम आओ, गीतांजलि आएगी, गीतांजलि स्टेज संभालेगी। जैसे कोर्ट्स में कोई लोहड़ी का फंक्शन हुआ या कुछ हुआ, तो मैं बड़ी थैंकफुल हूँ। मनप्रीत सिंह चाहल मेरे जो ब्रदर हैं, वो आज भी मुझे मौका देते रहते हैं। तो मैं कुछ पोइट्री तैयार करती हूँ, जब भी कोई फंक्शन होता है कोर्ट में तो मैं बोलती हूँ, गुनगुनाती हूँ और पोइट्री भी सुनाती हूँ। तो जो लीगल फील्ड में बात करें तो काफ़ी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे सीनियर वत्तस सर जी हैं, डीके वत्तस जी, बहुत मेरा साथ देते हैं हर जगह मेरे साथ। मतलब मुझे प्रॉब्लम हो जाए, हमारे अनिल कौशल सर हैं, तो मतलब कौशल सर इतने सीनियर हैं, लेकिन कभी उनसे पूछ लो तो कभी उन्होंने ना नहीं की मुझे। तो जो ये सीनियर है ना जी मेरे, जैसे अत्री सर हो गए, वत्तस सर हो गए, कौशल सर हो गए, कुछ सीनियर्स हैं जिनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कभी भी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो कभी उनके मुंह से मैंने ना नहीं सुनी। राजेश गुप्ता जी हैं, कभी कभी भी ज़रूरत पड़े तो ना नहीं करते। तो उस फील्ड में भी मेरा शौक पूरा हो रहा है, क्योंकि मेरे जो प्रधान हैं, मेरे भाई हैं, वो मुझे हमेशा मौका देते रहते हैं कि ठीक है, कोई फंक्शन है कोर्ट में तो तुम करो, ठीक है। तो जो लीगल फील्ड है उसमें भी मुझे सीनियर्स की पूरी सपोर्ट है। और रीना जी, जब मैं इस फील्ड में आई थी, लीगल फील्ड में, तो मैंने एक बात सुनी थी कि जब मेरे पास पहला केस आया तो एक मुंशी साहब ने मेरे क्लाइंट को बोला, अरे क्या तू जनानी के पास चला गया, बंदा वकील कर, जनानी वकील थोड़ी ना करते हैं। तो उस बंदे ने मुझे बताया, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात की, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जनानी वकील कर ली है ना। तो काफ़ी मुझे इस बात से तकलीफ हुई, लेकिन मैंने वो केस जीता। तो
आज मैं प्राउडली कहती हूँ कि सन 2018 में डीएलएसए का बेस्ट पैनल लॉयर सुप्रीम कोर्ट में मुझे मतलब एज अ बेस्ट लॉयर ऑफ पंजाब अवॉर्डेड किया गया। क्या बात है। 2017 में मेरा नॉमिनेशन गया बेस्ट लॉयर्स में, 18 में मुझे बेस्ट लॉयर ऑफ पंजाब का मुझे अवार्ड दिया गया। तो आज की डेट में जो मतलब जो लोग बोलते थे कि जनानियां प्रैक्टिस नहीं कर सकती, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ी चपेट है। बिल्कुल, आपने अपने हुनर, आपने अपनी काबिलियत और आपने अपने जज्बे के साथ ये साबित कर दिया कि कोई भी प्रोफेशन है वो जेंडर के बेस पर कभी भी आंका नहीं जाता, मेहनत और हुनर के बेस पर ही इंसान आगे बढ़ता है। तो बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है आपका ये जो आपने अपनी मेहनत से जो चीज़ें अचीव की हैं। मैम ये बताइए कि आपने ये बात छेड़ी है, तो क्या क्या चुनौतियां आपको और आई एडवोकेट बनने में? एडवोकेट देखिए, सिर्फ डिग्री हासिल करना एडवोकेसी नहीं है। तो एडवोकेट केसी में जैसे मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो जाके बैठना शुरू किया। देखिए 2-3 साल तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप अर्न करेंगे। जब बच्चा बड़े जोश में आता है तो ये कहता है कि मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा जी, मैं तो ये बन जाऊंगा। लेकिन फिर वो डीमोरलाइज होना शुरू होता है, दिल्ली जाना लेकिन कोई पैसा नहीं बनना, कोई सपोर्ट नहीं मिलनी, कोई केस नहीं मिलना। तो पहले शुरू शुरू में बातें भी सुनी कि ये तो आती है बैठ के चली जाती है, बस यही काम है। फिर क्या होता है कि जब आप वकील बनते हो तो कुछ किसी भी कोई भी फील्ड में आते हो, कोई लेडी सरवाइव करना शुरू करती है तो उसके करेक्टर पे बड़ी जल्दी बातें आनी शुरू हो जाती हैं। अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, अगर आपके पास काम नहीं है तो इसके पास तो काम ही नहीं है, अगर इसके पास काम है तो हमें पता है इसके पास कैसे काम आ रहा है। जी। जी, आज की डेट में मतलब मेरे पास तकरीबन भगवान की कृपा से काफ़ी काम है और काफ़ी केसेस हैं। तो लोगों को ये भी जलन होती है कि इसके पास काम कैसे है, जी। तो उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी बातें सुननी पड़ती है कि कैसे है वैसे है। लेकिन बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। जी। तो मैं इन बातों पे बॉदर नहीं करती कि कोई क्या कह रहा है। मुझे तो सिर्फ कोई अगर क्लाइंट आ रहा है तो मुझे हार्ड वर्क करना है, चाहे वो मेरे को 10 रुपए दे रहा है, चाहे वो मेरे को 10 लाख दे रहा है। तो मुझे हर क्लाइंट के लिए इक्वली काम करना है। तो काम नहीं था शुरू में, काफ़ी चुनौतियाँ आई, एज अ जूनियर काम किया। आप मानोगे मैंने 50-50 रुपए के लिए टाइपिंग भी की जी। कोर्ट में। मैंने सबसे पहले ड्राफ्टिंग का काम शुरू किया क्योंकि वकीलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ड्राफ्टिंग की, केस ड्राफ्ट करना। तो मैंने ड्राफ्टिंग पे ज़्यादा जोर दिया क्योंकि अगर आपने कोई केस ड्राफ्ट किया है तो आप कभी भी आर्गूमेंट्स कर सकते हो, आपको पता है कि उसने आपने उस केस में क्या लिखा है, क्या डाला है उसमें। तो उससे क्या हुआ कि मुझे 5-5 सौ में मैंने ड्राफ्टिंग शुरू की। तो ड्राफ्टिंग करके मुझे एक्सपीरियंस हुआ, डेली कुछ उसमें सर्च करना, पढ़ना। तो ड्राफ्टिंग के बेस पे काम मेरा आगे बढ़ा और उसके बाद केसेस मिलने शुरू हुए। तो चुनौतियाँ ये थी कि जेंडर बेसिस जो प्रॉब्लम्स हर फील्ड में होती है मुझे भी काफ़ी फेस करने को मिली। अगर मैं लेडी हूँ तो मैं कोई बहस कर रही हूँ तो बंदे पीछे बैठे हंस रहे हैं। देखिए गलतियां सबसे होती हैं, अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए केस में तो अगर जज ने कुछ बोल दिया तो पीछे लोग हंस रहे हैं, हाँ 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 इसकी बेइज्जती हो गई, हाँ हाँ इसको बोल रहे हैं, अरे इसको यही नहीं पता। मतलब इस तरह की काफ़ी बातें, क्योंकि कानून कभी कोई बंदा प्रॉपर सीख नहीं सकता। लीगल फील्ड जो है एक लर्निंग प्रोसेस है, नोबडी इज़ परफेक्ट। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत परफेक्ट हो गई या बहुत ना, मैं डेली सीखती हूँ, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना है। तो काफ़ी मैंने ये प्रॉब्लम्स फील की। जब मैं जाती थी तो जज अगर कुछ बोल देते थे या जज डांट देते थे तो पीछे जो बंदे बैठे थे वो हंस रहे होते थे कि देखा बेइज्जती करवा ली है ये। बंदे क्यों, जनानियां भी। मतलब एक लीगल जो जेलसी है वो सब में है जी, वो जो प्रोफेशनल जेलसी होती है कि हाँ ये क्यों करी, हाँ इसकी बेइज्जती होगी। शुरू में ये बातें भी सुनी लेकिन उन गलतियों को मैंने दिल पे नहीं लिया, उन गलतियों से सीखा कि ये गलती मैंने दोबारा नहीं करनी। और आज की डेट में भगवान की कृपा से आप कोर्ट में जाके पूछिए, सबसे ज़्यादा लोग मुझे यही बोलते हैं कि ये लड़की मेहनती है और सबसे ज़्यादा काम कर रही हूँ। हमारे, मैं प्राउडली कहती हूँ, अगर आप कहते हो कि लड़कियां लॉ नहीं कर सकती, लड़कियां वकील नहीं बन सकती, तो हमारे तो ऑनरेबल जजेस हैं जो लड़कियां बैठी हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी जस्टिस बनी हुई हैं, जो हमारी जजेस हैं वो लड़कियां हैं। तो थोड़ा सा इन बातों को देखते हो कि ये बंदा है कि जनानी है, थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए कि वो जो जज बैठी है ना वो जेंडर के बेस पे नहीं बनी, वो अपनी दिमाग, अपनी कैपेबिलिटी के तौर पे बनी है। जी।
और वैसे भी मैम कहते हैं पंजाबी में कि आरी ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੰਦੇ जहां ਨੂੰ दोनों पासे। सो हम समाज को हमेशा सारे लोगों को खुश नहीं रख सकते। आप अपना काम मेहनत और साफ नीयत के साथ कर रहे हैं और ये आपकी सबसे बड़ी प्राप्ति है। मैम चलो ये आपने पहले बात कही थी कि हम तो अब मगी उम्र में बड़े हो चुके हैं, तो अभी हमारे वो शौक नहीं है, लेकिन शौक कभी बूढ़े नहीं होते। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि आपसे कोई गीत सुने, आपके दिल के जो करीब है, जो अक्सर ही आप गुनगुनाती हैं। जी ठीक है, ज़रूर। मुझे काफ़ी शौक है, तो देखिए अब वो प्रैक्टिस या वो तो नहीं रहा, लेकिन कोशिश करूँगी। जी। मैं सुनाती हूँ आपको। चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, खासनी दुपट्टे वालिए, मुंडा आशिक तेरे ते, खासनी दुपट्टे वालिए, मुंडा सदके तेरे ते। हीरा लख सवा लख दा ਏ, ਹੀਰਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਏ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਏ। बहुत खूब मैम। मैम ये बताइए कि मॉडलिंग की लाइन और एडवोकेट की लाइन दोनों का आपको एक तरह से अनुभव रहा है, दोनों में आपको लगता है कि स्ट्रगल या संघर्ष होता है या जेंडर के बेस पे कहीं ना कहीं भेदभाव होता है? जी, बिल्कुल होता है। जैसे अगर आप कल्चरल फील्ड में हो तो मतलब इस फील्ड को लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। 36 आपके ऊपर सवाल उठते हैं कि ये ऐसी वैसी, मतलब एक लेडी के लिए बहुत इजी है कहना कि ये तो करेक्टरलेस है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उस लेडी के दिल पे क्या बीतती है जब आप ये बात बोलते हो। तो मैंने काफ़ी देखा कि लड़कियों के ऊपर, चाहे लड़की अच्छी है चाहे अच्छे परिवार से है, तो उसके ऊपर मतलब ये उंगलियां उठती हैं। अगर आप लीगल फील्ड में भी आते हो यहाँ, तो इसमें लड़कियों के लिए काम करना आसान नहीं है जी। सबसे पहले देखिए, सुबह उठ के घर संभालना, घर का काम करना, उसके बाद आपको कोर्ट जाना। कोर्ट में ये तो है नहीं कि आप बैठ के आ गए हो, उसमें भी आपको 36 बातें जजेस की भी सुननी पड़ती हैं, 100 बातें दिल पे भी लगती हैं, क्लाइंट भी कुछ बातें सुना जाते हैं, वहाँ भी काम करना। उसके बाद आपको घर आना, घर पे भी आपको आके काम करना, बच्चों की टेंशन की, बच्चों को कैसे, उसके बाद लोगों की बातें कि अगर आप केस जीत गए तो ये तो लकीली जीत गई, अगर आप हार गए तो देखो इसको तो काम करना ही नहीं आता, तो वहाँ पे भी किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है एक लेडी के लिए। तो मैंने अपने ऑनरेबल हमारे जज साहब हैं, तो एक मीटिंग में भी मैंने जज साहब को बोला था कि जज साहब, लेडीज़ के लिए हर फील्ड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, तो काइंडली जो हमारी लेडीज़ एडवोकेट्स हैं, काइंडली उनसे थोड़ा सा कोऑपरेट किया जाए। अगर उन्हें थोड़ी एडजमेंट चाहिए तो उन्हें लीनियंटली लेके उनको वो ग्रांट करनी चाहिए, और हमारे जज साहब करते हैं, कोऑपरेट पूरा करते हैं। तो काफ़ी मुश्किल है जी किसी भी फील्ड में, लेकिन आप अगर सोच लो कि मुझे करना ही करना है, मैं सुबह उठ के काम करके कोर्ट में जाके वहाँ भी मेहनत करके घर आके घर का काम करके मैं 2 बजे रोज सोती हूँ, क्योंकि मुझे डेली पढ़ना होता है और डेली मुझे केस के स्टडी करनी होती है, नेक्स्ट डे का मुझे वर्क कंप्लीट करना होता है। तो बहुत हार्ड है काम करना, लेकिन अगर मेहनत का जज्बा है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखनी चाहिए। मुझे सिर्फ वो बात सुनाई देती है जो मेरे लिए अच्छी है, जो मुझे इनकरेज कर रही है। मुझे वो नहीं सुनना है जो मुझे डिमोरलाइज कर रहा है, जो मुझे खींच रहा है। मुझे भी सुनने को मिलती है कि फलाने ने तेरे बारे में ये बोल दिया, फलाने ने तेरे बारे, ऐसी बातें जो मुझे पता ही नहीं, कभी मुझे पता ही नहीं मेरे साथ, अच्छा मेरे साथ ये भी हुआ है, अच्छा मैंने ये भी किया, मुझे पता भी नहीं लोगों से। लेकिन मुझे वो बातें सुननी नहीं है, मुझे नहीं सुनना जो मुझे डिमोरलाइज कर रहा है, जो मुझे नीचे गिर रहा है। अरे ये तो केस हार गई, अरे इसकी तो बेइज्जती हो गई, मुझे ये बातें नहीं सुननी। मुझे वो बातें सुननी है कि वाह, मुझे आज भी याद है रीना जी, एक मेरे पास एक्सीडेंट केस था। 80% केसों, एक्सीडेंट केसों में सज़ा होती ही होती है, लेकिन मैंने उस बंदे को जब बरी करवाया तो उसने बरी कोर्ट के बाहर आके मेरे पैर पकड़ लिए।
मैं उस बंदे से उम्र में बहुत छोटी थी, मुझे इस बात का नहीं प्राउड कि उसने मेरे पैर पकड़े, मतलब मुझे ये था कि ये बंदा मुझे मेरी मेहनत को कितना ऑनर कर रहा है, कि ये फील कर रहा है कि हाँ इस लड़की ने मेहनत की और मुझे बरी करवाया। और मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात थी कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे केस जीते। एनडीपीएस के केसों में काफ़ी मेहनत लगती है, और सीनियर्स ने जब मुझे अप्रिशिएट किया कि गीतांजलि यू रियली डिड वेल, कि तूने बंदे को एनडीपीएस के केस में बरी करवाया, तो बहुत बड़ी बात थी। चेक बाउंस का केस जिसमें कि 90 से 99% सजा होती है, उसमें मैंने बंदे को बरी करवाया। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ मेरी मेहनत के कारण, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, आज भी कर रही हूँ। मैं लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आओ, कुछ गलत नहीं सुनना हमें, ये ऐसी है ये वैसी है इसका वैसा, हमें किसी को मुझसे क्या लेना देना। कोई मेरा क्लाइंट है, मुझसे खुश है, मुझसे सेटिस्फाइड है, मैं काम कर रही हूँ। जो बंदा मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज कर रहा है मेरे लिए, मुझे सिर्फ उसको सुनना है, मुझे सिर्फ उसको उसके बारे में सुनना है, और उसके बारे में उसकी एडवाइसेस पे चलना है। जी। अच्छा मैम, ये बताइए कि शौक तो आपका था कि मैं मॉडलिंग या सिंगिंग की लाइन में आऊँ, और अपने पेरेंट्स की इच्छा को पूरा करने के लिए आप एडवोकेट बने। इस स्टेज पर आकर क्या पीछे मुड़कर जब आप देखती हैं, तो क्या कई बार एहसास होता है कि काश मैं मॉडलिंग की लाइन में गई होती, अगर पेरेंट्स ना कहते तो आज मैं मॉडल होती या फिल्मों में काम कर रही होती। तो मैं कि क्या आप संतुष्ट हैं इस लाइफ से, या कभी कभी दिल में एक कहीं ना कहीं मलाल सा होता है कि काश मैं वो बन जाती? नहीं जी, कोई मलाल नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जो मेरे कुलीग्स हैं, या जो जैसे मेरे भाई हैं, मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कभी डीमोरलाइज भी होती हूँ तो उनके पास जाती हूँ, तो वो काफ़ी इनकरेज कर देते हैं। लेकिन वो जो फील्ड था वो भी अच्छा था, मैंने उसमें भी पूरा अपना शौक किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो लाइमलाइट वाला फील्ड है उसकी एक उम्र तक की वो चीज़ें ठीक है। लेकिन आज मैं जो जिस फील्ड में हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और मैं फिर थैंक्स करती हूँ सारे अपने कुलीग्स का, अपने सीनियर्स का, अपने जजेस का, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया और काफ़ी मेरा साथ दिया। मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन, आपके बच्चे हैं, आप चाहेंगे कि वो जो भी बनना चाहते हैं वो बने, या आपकी भी कोई ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे ये बने? जी, जैसे मेरा बेटा है गुरनूर, उसका क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, मैं उसको लेके जाती हूँ क्रिकेट के लिए। तो मुझे ये है कि हाँ बच्चा अपना शौक पूरा करे, लेकिन वही बात होती है कि एक उम्र में आप अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते। तो आपको अपने पेरेंट्स की एडवाइस हमेशा सुननी चाहिए कि मेरे माँ बाप क्या कह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। तो आज भी अगर गुरनूर के लिए मैं सोचूं, तो गुरनूर के लिए अगर मैं सोचती हूँ कि वो पुलिस में जाए या वो बढ़िया मेहनत करके लॉ फील्ड में जाए, तो चाहती हूँ हाँ क्रिकेट करे खेले। लेकिन वही बात होती है कि एक उम्र तक ठीक है, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखे और अपना फ्यूचर बनाए। मेरी बेटी है प्रकृति, तो जैसे पीहू अभी छोटी है, मैं उसको पीहू बोलती हूँ। पीहू अभी छोटी है, तो उसके लिए भी मैंने सोचा हुआ है कि नहीं नहीं उसको पढ़ाना लिखाना और एक बढ़िया ऑफिसर बनाना है, ताकि बच्चा अपने पैरों पे स्टैंड हो। लेकिन मैं उसको कभी शौक नहीं मारूंगी। अगर उसका कोई शौक है कि उसको किसी मॉडलिंग में या इस फील्ड में जाना है, तो एक शौक तक मैं उसका साथ दूंगी और उसके साथ रहूंगी। लेकिन उसको प्रोफेशन ये बनाए, तो उसको आज भी मैं सॉरी, जो मेरे माँ बाप का डिसीजन था वो ठीक था। क्योंकि कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें आपका फ्यूचर या आपकी आपकी सिक्योरिटी नहीं है। तो आज अगर मेरी बेटी पढ़ती है लिखती है, अपने पैरों में स्टैंड होती है, कुछ बढ़िया ऑफिसर बनती है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, उसका शौक पूरा करूंगी। लेकिन पेरेंट्स की तरह मैं भी ये चाहूंगी कि वो अपना अच्छा फील्ड चुने। जी। वाकई ही दोस्तों कि बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हम किसी लाइन में आगे बढ़ें तो पेरेंट्स की इच्छा को भी ध्यान रखें, समाज को भी ध्यान रखें, और अपने
जज्बातों को, अपने शौक को भी ख़त्म ना करें। तो क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, और लाइफ में ऐसा भी समय आता है कि जब कभी हमें हालातों के साथ समझौता भी करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रिश्ते, जो परिवार के साथ होते हैं उनको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार को छोड़कर, लड़ झगड़ कर अपने सपने पूरे भी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दुख होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो खुश नहीं हैं। तो पेरेंट्स को भी मेरे ख्याल से चाहिए वो अपने बच्चों को ज़रूर समझे कि बच्चे क्या चाहते हैं, और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को समझे कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं। अगर ऐसे जो आपसी समझ बनी रहेगी तो रिश्ता बहुत खूबसूरत रहता है। बिल्कुल रीना जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे फादर थे तो मैं उन्होंने मेरा शौक पूरा किया, मैंने आपने उनका उनका किया। शौक पर जी, यही जरूरी लेकिन होता है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने फादर की कि उन्होंने मुझे राइट टाइम पे राइट एडवाइस करके एक अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन दी, और जिसके कारण आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ जी और अच्छा कमा रही हूँ। ये नहीं कि मुझे कोई कमी है, या जो जो भी घर बार है मैंने खुद अपनी कमाई से बनाया है। अपनी कमाई से मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स की, जिन्होंने, देखिए बच्चा होता है उसको नहीं पता होता कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। आप अपना शौक पूरा कीजिए, लेकिन माँ बाप की बात सुननी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ज़िंदगी को, लाइफ को। तो अगर मैं उनकी एडवाइस आज ना मानती, ना पढ़ती, तो पता नहीं मेरा क्या हो रहा होता। तो मैं शुक्रगुजार हूँ रीना जी अपने मम्मी पापा की, जिनकी मैंने सुनी और मैंने लॉ की, और आज मैं बढ़िया अपने पैरों पे स्टैंड हूँ। जी, वाकई मैम आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों के क्या कहेंगी? मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, खास करके जो पेरेंट्स हैं, कि बच्चों का शौक मत रोकिए, उन्हें पूरा करने दीजिए। जब उनका शौक पूरा हो जाएगा वो अपने आप आपकी बात सुनेंगे और आपके मुताबिक भी चलेंगे। और बच्चों को चाहिए कि कभी अपनी पढ़ाई, आज मैं पीएचडी हूँ, मैं इस बात को ज़रूर जोर दूंगी कि पढ़ाई मत छोड़ो, अपना शौक करो, पूरा करो, साथ में पढ़ते रहो, अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर सुनो। हमें एक मोड़ पे लगता है कि नहीं नहीं, माँ बाप तो ऐसे बोल रहे हैं, इनको शायद कुछ पता नहीं, लेकिन आप, जो माँ बाप की कदर है ना, जब वो नहीं होंगे तब फील होगी। जो माँ बाप आपको एडवाइस कर रहे हैं, अगर उनके कहने पे चल लो ना, तो ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी। क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर आप उनकी बात सुनोगे, मानोगे, कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, आपका अच्छा चाहते हैं। उनकी बात सुनो और उनको फॉलो करो, बस। जी, वाकई ही दोस्तों, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती अगर आप में मेहनत करने का जज्बा हो। क्योंकि देखा जाए तो मॉडलिंग की लाइन और एडवोकेट बनना, ये दोनों बहुत ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं ना कि नॉर्थ और साउथ पोल है, क्योंकि दोनों के जो एक दूसरे के टेस्ट है वो बिल्कुल मैच नहीं है। लेकिन फिर भी मैडम ने अपनी मॉडलिंग और सिंगिंग के शौक को पूरा करने के बाद पूरी मेहनत की और एडवोकेट बने। तो हम चाहते हैं मैडम आप हमेशा खुश रहें और परमात्मा आपको हमेशा आगे तरक्की की ओर लेकर जाए। तो इसी आशा के साथ मैं आज आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।